हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 17 कश्मीर, जिसे लिखा है वीरेंद्र मिश्र जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं। जिसमें बताया गया है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर के प्राकृतिक दृश्य और वहाँ की जो जलवायु है वो पर्यटकों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। तो कश्मीर के सौंदर्य का इस कविता में मनोहारित चित्रण किया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। कश्मीर वीरेंद्र मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म सन 1933 ईस्वी में और इनका निधन सन 1999 ईस्वी में हुआ था। वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मरैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रहे थे। ये नव गीत विधा के गीतकार थे और फिल्मों के लिए भी गीत लिखते थे। इनके मुख्य काव्य संग्रह है गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी बेला, झुलसा है छाया नट धूप में, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कश्मीर काव्य में कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय यहाँ कराया गया है। तो वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मध्य प्रदेश के मरैन नामक स्थान में हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर भी रहे हैं। इन्होंने नवगीत इस प्रकार के इन्होंने गीत लिखे हैं। ये गीतकार हैं। फिल्मों के लिए भी इन्होंने गीत लिखा है। इनके कुछ काव्य संग्रहों के नाम लिखे गए हैं, जैसे गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी बेला, झुलसा है छाया नट धूप में, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व। और इनके लिए देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इसमें हम कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति के परिचय को देखेंगे। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। कवि कहते हैं कि आओ हम वहाँ चले जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियाँ हैं और जिसे नावों की नगरी कहा जाता है। यह ऐसा प्रदेश है जो बर्फ से ढका रहता है। कश्मीर एक ऐसा स्थान है जो फूलों से भरी हुई घाटियाँ हैं, नावों की नगरी कहा जाता है इसे, और जो कि बर्फ से ढका रहता है। सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन। भ्रमर बजाते शहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डालियाँ, भर धूप बिखेरे बजरी में। कवि कहते हैं कि वहाँ सन 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 करती हुई हवा चलती है। इससे ऐसा लगता है मानो गाने के स्वर उभर कर आ रहे हों। सैर सपाटे पर आए हुए लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है। चारों ओर भौरों की गुनगुनाहट शहनाई से निकले हुए मधुर स्वर की तरह लगती है। यहाँ सुबह का दृश्य बहुत सुहावना लगता है। भोर में सूर्य की किरणें किसी मलिन की तरह लगती हैं। लगता है ये किरणें मालिन बनकर आई हैं और वे झील के किनारे अपनी डालियों से धूप निकाल कर बजरी पर बिखेर रही हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि डालियाँ मतलब बाँस की छोटी टोकरी, डलिया। कवि कहते हैं कि जो कश्मीर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वहाँ हवाएं चलती है सनन सनन करके, और इसमें ऐसा लगता है कि जैसे मानो गाने के स्वर निकल रहे हों। सैर सपाटे में जो लोग आते हैं वे उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग देखते हैं। ये लोग इन सारी खूबसूरती से यहाँ का जो वातावरण है वो खिल जाता है। चारों ओर भौरों की गुनगुनाहट शहनाई की तरह लगती हैं। यहाँ सुबह का समय बहुत ही सुंदर होता है, सुहावना होता है। भोर की जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत ही सुंदर लगती हैं और इनकी जो किरणें हैं वो बहुत ही
सुखदायक लगती हैं। वे झील के किनारे अपनी डलिया से धूप निकाल निकाल कर ऐसा लगता है कि पूरे हर जगह बिखेर रही है। बजरी का मतलब होता है कंकड़ी। जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटी हरी है। कभी हवा आ जाती है, नई गज़ल गा जाती है। तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है। चरवाहे की बंसी छिड़ती नील गगन की छतरी में। कवि कहते हैं कि यहाँ जंगलों में तितलियों और टिटिहरियों में होड़ लगी होती है। जब हवा बहती है तो जंगलों से गज़ल के स्वर सुनाई देने से लगते हैं। ज़मीन पर दूर दूर तक फैली हुई दूब ऐसी लगती है मानो ज़मीन पर हरे रंग के कालीन बिछे हुए हों। यहाँ कभी मौसम बदल जाता है और कभी कल्पना में आए दृश्यों में बदलाव आ जाता है। कहीं चरवाहे की बंसी के मधुर स्वर वातावरण में भिन्न जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जंगलों में जो तितलियाँ हैं, टिटिहरियाँ हैं, एक दूसरे में ऐसा लगता है कि होड़ लगा है, कंपटीशन लग गया है। जब हवाएं बहती हैं तो जंगलों से गज़ल के स्वर, हवा ऐसी बहती है जैसे ऐसा लगता है कि गज़ल के स्वर सुनाई दे रहे हों। ज़मीन पर जो दूब होती हैं, दूब की जो घास, ऐसा लगता है उसे देखकर कि मानो हरे रंग के कालीन बिछा दिए गए हों ज़मीन पर। मौसम जैसे बदलता है तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत हो जाता है। कहीं चरवाहे की बंसी के मधुर स्वर वातावरण में पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं। पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए ज़माने से, बस्ती करती बात जहाँ है दूर खड़े वीराने से। चश्मे जहाँ हिमानी हैं, फूल जहाँ रूमानी हैं, हिल हिल कर कहते पत्तों से, चांद छुपा है बदली में। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि पलछिन, पलछिन का मतलब होता है पल क्षण, एक पल में, पल भर में। यहाँ कहीं बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है जहाँ कुछ भी नहीं है। वे एक दूसरे से संपर्क साधते हुए ऐसे लगते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ ठंडे पानी के अनेक स्रोत हैं। समूची घाटी सुंदर सुंदर कोमल फूलों से भरी हुई है। फूलों को देखकर लगता है जैसे वे अपने पौधों के पत्तों से बातें कर रहे हों कि देखो, चांद बदलियों में लुप्त हो गया है। यहाँ कवि बताते हैं कि कहीं पर बस्ती है तो कहीं पे निर्जन स्थान है। वे ऐसा लगता है देखने से कि वे दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ रहे, एक दूसरे से मिल रहे हैं। यहाँ अनेक ठंडे पानी के स्रोत हैं, सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं, सुंदर सुंदर फूलों से भरी हुई घाटियाँ हैं। और जब इन फूलों को देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पौधों के पत्तों से ये बात कर रहे हों और कह रहे हों कि देखो, चांद जो है वो बादल में लुप्त हो गया है, छिप गया है। जल में खिली रुबाइयाँ, बजरों की अंगड़ाइयाँ, चले शिकारे संग में चल दी बागों की परछाइयाँ। प्रेम कथाएं विलहण की, कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोई तारों वाले नभ की नील मसहरी में। अब यहाँ पे रुबाइयाँ मतलब होता है 4 पंक्तियों का छंद होता है। झीलों और सरोवरों के जल अटखेलियाँ करते से लगते हैं। उनके स्वर से रुबाइयों यानी 4 पंक्तियों का जो छंद है के सुनने का आनंद मिलता है। सरोवरों के जल में तैरते बजरे यानी बड़ी नावें हिलते डुलते हैं। वे अंगड़ाइयाँ से लेती नज़र आती हैं। पानी पर शिकार यानी लंबे नावें चलती हैं तो पानी में आसपास बगीचों की परछाइयाँ दिखाई देती हैं। शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है जैसे बागों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही हों। इस भूमि पर जगह जगह वेलहड़न की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं। ऐसे माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ झेलम नदी सितारों से सज्जित मसहरी में सोई सी लगती है। मसहरी मतलब वह पलंग जिसमें जालीदार कपड़ा लगा हो यानी मच्छरदानी लगा हो, ये होता है मसहरी। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि झील और सरोवर से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ऐसा लगता है कि झील और सरोवर के जो जल है वो अटखेलियाँ खा रहे हों।
उनके स्वर में ऐसा लगता है कि 4 पंक्तियों का छंद सुनाई दे रहा हो। सरोवरों के जल में ऐसा लगता है कि बड़ी नावें हिलते डुलते हैं, वे अंगड़ाइयाँ से लेती नज़र आती हैं। जो लंबी नावें हैं वो ऐसा लगता है कि उसके आसपास बगीचों की परछाइयाँ दिखाई दे रही हों पानी में। जब बागों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चलती हैं तब इस भूमि पर जगह जगह विलहण की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि पूरा माहौल ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे अन्य कहानियों के बारे में सोचने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ जाने के बाद आप इसमें ही खो जाओगे। यहाँ झेलम नदी सितारों से सज्जित मसहरी में सोई सी लगती है कि एक पलंग पे सोई हुई है, जहाँ पर मच्छरदानी लगा है या जालीदार कपड़ा लगा हो। अमरनाथ की राहों में शेषनाग की बाहों में पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की छाहों में। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, चलो चले फूलों की घाटी में नावों की नगरी में। इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है। पूरा प्रदेश देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों से भरा पड़ा है। हमारा तिरंगा झंडा शान से फहरा रहा है। यह हमारा कश्मीर है। आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की कुटिल निगाहें हैं। समस्या जटिल है, पर हे वीर जवानों, तुम सतर्क रहो और इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर आँच न आने पाए। आओ फूलों की घाटी और नावों की नगरी में चले। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा है, शेषनाग जैसे विशाल सरोवर है, देवदारू जैसे वृक्ष है। देवदारू का मतलब होता है एक बहुत बड़ा पेड़ जिसमें अलकतरा और तारपीन का तेल जिससे मिलता है, उसे कहते हैं देवदारू का वृक्ष। यहाँ हमारा तिरंगा झंडा बहुत ही शान से फहराया गया है। यह हमारा कश्मीर है। अभी भी इसमें दुश्मन की कुटिल निगाहें लगी हुई हैं। समस्या ये जटिल है, लेकिन हे वीर जवानों, तुम सतर्क रहो दुश्मनों से और इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर किसी भी प्रकार से कोई आँच ना आने पाए। आओ हम सब मिलकर फूलों की घाटी और नावों की नगरी कश्मीर में चले। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।